नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन में आज जिस बात पर चर्चा होगी वो है चुनावी तैयारी। मैदान में बाहरी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही हफ्ते बचे हैं, लिहाजा बीजेपी ने प्रदेश में बाहरी नेताओं को उतार दिया है। ये नेता दूसरे राज्यों से आकर एमपी की हर एक सीट पर जीत की रणनीति तैयार करेंगे और बीजेपी को फीडबैक भी देंगे। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस हमलावर है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी बाहरी नेताओं के सहारे 2023 की नैया पार कर पाएगी और आखिर बाहरी नेताओं को एमपी लाने के पीछे असल मकसद क्या है। सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस के पास बीजेपी की इस रणनीति का तोड़ क्या है। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में बाहरी नेताओं का डेरा, बीजेपी तैयार कर रही चुनावी घेरा, देश भर के नेताओं को दे रही ट्रेनिंग। क्या भारी पड़ेगी बीजेपी की प्लानिंग? चुनाव सिर पर है तो बीजेपी में भी घटनाक्रम लगातार बदलते जा रहे हैं। अब बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। लिहाजा बीजेपी मध्य प्रदेश की धरती पर देश भर के नेताओं को उतार रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 57 बाहरी नेताओं को संगठनात्मक जिलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके लिए बाहरी नेताओं को जिलेवार जानकारी दी जा रही है, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की टीम उनको ट्रेनिंग दे रही है। इसे लेकर भी बीजेपी में एक अहम बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार और गोवा के नेता मौजूद रहे। जाहिर है कि ये वो नेता हैं जो अपने क्षेत्र में चुनावी जीत की रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं, और अब ये बाहरी नेता एमपी बीजेपी के लिए प्रदेश में माहौल बनाएंगे और उसे फीडबैक भी देंगे। वही बीजेपी तो कह रही है कि उसकी ये रणनीति कांग्रेस को चारों खाने चित कर देगी। आज हमारे प्रवासी कार्यकर्ता जो पूरे देश भर के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, वो हर जिले में, हर संभाग में उस रचना के तहत आज यहां पर उनका दिन भर का वर्कशॉप है। चुनाव की रणनीति की दृष्टि से जिनका व्यापक अनुभव है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोग के नाते से मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रत्येक जिले में और संभाग के स्तर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस को चारे खानों चित्त करने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस चुनाव में करेंगे। पिछले महीने भी बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों के नेताओं को भोपाल बुलाकर ट्रेनिंग दी थी, और अब फिर से देश भर से बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश के चुनाव में माहौल बनाने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चाहे एमपी के नेताओं को ले आए या फिर किसी भी राज्य से नेता ले आए, कांग्रेस को इस बार जनता का साथ मिलेगा। तो दिल्ली से भूपेंद्र यादव साहब, केंद्रीय मंत्री वैष्णव साहब और अन्य नेताओं को बुलाया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अधिकांश वक्त मध्य प्रदेश को दे रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये 50 प्रवासी पक्षी क्या कर लेंगे? इनका सम्मानजनक विदाई सन्निकट है और मतदान के दिन ये सम्मानपूर्वक विदा हो जाएंगे, इनका विसर्जन हो जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बाहरी नेताओं से रिपोर्ट तैयार कराने के पीछे बीजेपी के कई मकसद हो सकते हैं। पहला तो ये कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास सटीक रिपोर्ट पहुंचेगी, साथ ही क्षेत्र की जमीनी हकीकत भी पार्टी जान पाएगी। इससे जनता को कैसे रिझाया जाए ये भी समझना आसान होगा। हालांकि अब कांग्रेस पर बीजेपी की ये रणनीति कितनी भारी पड़ने वाली है, ये तो आने वाले कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। और ये पहली बार नहीं है, हमने देखा था पिछले चुनाव में विजय व्रती और तमाम सारी उपमाएं दी गई थी, तमाम सारे कार्यकर्ता बुलाए गए थे,
कुछ को 6 महीने पहले, कुछ को 3 महीने पहले, कुछ को चुनाव के 1 महीने पहले और कुछ को चुनावी हफ्ते में अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया था। प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक हो, ज़मीनी हकीकत क्या है, जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक कितनी पहुंची, ऐसी तमाम सारी चीज़ें। लेकिन इस बार जो प्रवासी बुलाए गए हैं और बाकायदा उनकी एक सेमिनार वर्कशॉप की गई है कि उनको क्या क्या उम्मीदें हैं संगठन को उनसे, और उसके बाद वो नेताओं ने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कैसे चुनाव जीते। किसी ने अनुकूल परिस्थितियों में जीता, किसी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में। मुद्दे क्या थे, मुद्दे अपने हिसाब से कैसे डाइवर्ट किए गए थे, विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया था उसको कैसे ध्वस्त किया गया था, ये तमाम सारी रणनीतियों पर चर्चा हुई है। तो ये चुनाव के लिहाज से कितनी कारगर साबित होगी बीजेपी के लिए? देखिए, प्रायः सभी चुनाव में जिस स्टेट में चुनाव होता है उस स्टेट से बाहर के लोगों को बुला करके चुनाव प्रचार में झोंका जाता है। बिल्कुल। साथ ही फीडबैक लेने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है। ये पहला चुनाव नहीं है, लेकिन इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि उनको बुला के पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका वर्कशॉप किया जा रहा है, उनको पूरे जिस जिले में पदस्थ करना है उसका फीडबैक दिया जा रहा है। तो कुल मिला के ये अंतर है। और मुझे लगता है कि कभी कभी होता ये है कि बाहरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी देने से स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता नाराज भी हो जाते हैं। तो ये दांव भाजपा के लिए उल्टी भी पड़ सकती है। ऐसा लेकिन नहीं एक नेता को एक विधानसभा क्षेत्र में अगर जिम्मेदारी दे रहे हैं आप, तो कितना काम करेगा वो, क्या क्या काम करेगा? तो लिहाजा कार्यकर्ताओं लायक काम तो है नहीं उसके पास। लेकिन जब उसको नेतृत्व दिया जाता है, वहां का पूरा काम दिया जाता है, तो स्थानीय स्तर के नेता नाराज हो जाते हैं। जिनको पहले से जिम्मेदारी रहती है, जो चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंके रहते हैं, वो लोग नाराज हो जाते हैं। इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस कदम को बढ़ाने के पहले फूक के कदम बढ़ाना पड़ेगा भाजपा को। जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस तरह के बाहरी कार्यकर्ताओं को लाया जाता है, तब तक उनको बहुत भारी जिम्मेदारी दी जाती है। अभी भी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में चाहे वैष्णव जी हो चाहे यादव जी हो, दोनों को प्रभारी बना के भेजा गया है, दोनों को चुनाव का। लेकिन 2-3 बड़े चेहरे पहले से भी सक्रिय थे ना, अजय जामवाल हो, शिव प्रकाश हो। ये शिव प्रकाश तो रेगुलर आते ही हैं। मुरलीधर राव है। मुरलीधर राव, शिव प्रकाश तो पहले से भी आते रहे हैं और उनको चुनाव के लिए स्पेशल नियुक्त नहीं किया गया है। वो तो संगठन का काम देखने के लिए लगातार बैठ के करते रहते हैं। लेकिन अश्वनी वैष्णव और यादव दोनों को नियुक्त किया गया है, सिर्फ चुनाव स्पेशल के लिए नियुक्त किया गया है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि यदि भाजपा इसी तरह का करती रही या कर रही है, तो निश्चित रूप से उसकी एक बड़ी सोच इसके पीछे होगी। स्थानीय स्तर पर जो सही फीडबैक मिलना चाहिए, जो सही रिपोर्ट मिलना चाहिए, वो रिपोर्ट नहीं मिल पाती, इसलिए इनका उपयोग सार्थक ढंग से किया जा सकता है। यह भी एक मंशा हो सकती है भाजपा की। जी। तो ब्रजेश जी, ऐसा तो नहीं है कि वो जो चर्चित गाना था कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, तो जो खिलावन जी भी कह रहे हैं जो खतरे की ओर। लेकिन हमने देखा अतीत में बीजेपी ने कई राज्यों में प्रयोग किए। अभी हमने कई सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, जहाँ की भाषाई दिक्कतें हैं, वहाँ भी मध्य प्रदेश के तमाम सारे प्रभारी तो कैलाश विजयवर्गीय थे, नरोत्तम मिश्रा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम सारे नेता पहुँचे। और जन आशीर्वाद में हमने देखा कि चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हो मनोहर लाल खट्टर, या आसाम के मुख्यमंत्री हो हेमंत बिस्वा शर्मा, या कई राज्यों के और मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, वो भी इस यात्रा में पहुँचे थे। और अब एक नया तरह का प्रयोग। देखिए मनोज जी, मुझे खिलावन जी की जो बात थी उससे मैं थोड़ा सा इतर वो रखता हूँ कि इससे नुकसान होगा। मुझे लगता है नफ़ा ज़्यादा दिखता है उसमें। यदि बाहर का कोई नेता आएगा तो उसके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता है। बिल्कुल। बाहर का नेता आएगा तो बिना किसी लाग लपेट के वो एक तरह से फीडबैक जो रिपोर्ट देता है ना, वो निष्पक्ष देता है, बिना पक्षपात के रिपोर्ट देता है, तो उसका भी पार्टी को फायदा मिलता है। उसका काम कोई जनता में जाकर वोट बटोरना नहीं है। एक चेहरा होता है, कई बार हम देखते हैं कि वो जातिगत आधार पर उसको चेहरा बनाकर उतार दिया जाता है। यदि आपने हेमंत बिस्वा शर्मा की बात की है तो वो एक ऐसा चेहरा हो गया है कि पूरे देश में लोकप्रिय हो गया है। हिंदुत्व का आइकॉन। हाँ,
तो उसकी एक लोकप्रियता का फायदा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भी होता है। यदि योगी आदित्यनाथ आते हैं या वहाँ के उप मुख्यमंत्री आते हैं तो ये ऐसे चेहरे हैं जिनसे जनता भले ही बहुत कम इनसे रूबरू हो, लेकिन जो पार्टी का कार्यकर्ता रहता है वो चार्ज होता है। तो एक तो चार्ज करने की मंशा रहती है और एक ये डर रहता है कि पार्टी के पास फीडबैक जाएगा कि फला कार्यकर्ता तो घर में बैठा हुआ है, फला नेता आए थे और वो हमारी रिपोर्ट गलत देंगे, तो इससे हमारे कैरियर पर, राजनीतिक कैरियर पर असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वो इस तरह से फायदा पार्टी लेना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को वो करना। वो सिर्फ एक मॉनिटर करने के लिए आते हैं कि क्या वहाँ पे चल रहा है। यदि किसी एक विधानसभा की जिम्मेदारी दी है तो वहाँ पे कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन सा नेता नाराज बैठा है, कौन घर पे बैठ गया है, काम नहीं कर रहा है, इसके फीडबैक के आधार पर पार्टी उनसे संपर्क करती है। हमने कई राज्यों में देखा है कि प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह से लेके जेपी नड्डा तक सीधे संपर्क करते हैं कि भाई आप लोग सक्रिय हो जाइए, आपका ख्याल रखा जाएगा सत्ता में। हिमाचल चुनाव में वीडियो भी देखा था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक नाराज कार्यकर्ता से फोन पर बात कर रहे थे और उन्हें वेट न आने की अपील कर रहे थे। और हमने देखा है कि कई बार जो विधानसभा क्षेत्र में नेता होते हैं उम्मीदवार से नाराज हो जाते हैं या उम्मीदवार अपने काम में व्यस्त रहता है, उसको एक निष्पक्ष व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, वो इस तरह का ये काम करते हैं। तो इसके फायदे ज़्यादा होते हैं, नुकसान कम होता है। कम से कम बीजेपी के मामले में तो हम कह सकते हैं कि वो फायदा ज़्यादा उठाती है, दूसरे राज्यों में भेजती है। और इसका हमने देखा है कि किस तरह से वहाँ कार्यकर्ता जाकर, जो नेता है वो जाकर अपने अंक भी बढ़ाने की कोशिश करता है, ये जताने की कोशिश करता है आला कमान को। देखिए मैं गया था, मुझे जो आपने जिम्मेदारी दी थी मैंने बाकायदा ईमानदारी से पूरे कर्तव्य परायण से की और वहाँ पे अच्छे रिजल्ट आपको ला के दिए, जो जिम्मेदारी दी थी। तो उसका कद भी बढ़ता है, तो वो भी मेहनत करता है। रही बात, उसको जमीनी क्षेत्र में थोड़ी नहीं नप्ती करना है, उसको जमीन की नप्ती करना है या किसी वोटर को निकालना है, उसको तो जो कार्यकर्ता है उसको चार्ज करना है कि वो कैसे बेहतर काम कर सके, उसके अनुभवों का कैसे लाभ वहां पे पार्टी को दिलाया जा सके। पार्टी के उम्मीदवार उसकी रणनीति क्या हो क्षेत्र को देख। बिल्कुल। अब रही एक बात, दूसरी बात कि कांग्रेस क्यों नहीं ऐसा कर सकती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन कमजोर है, उसके आला कमान की कोई सुनता नहीं है। हम देखते हैं कि कांग्रेस में भी नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जाती है। यदि गुजरात में यदि चुनाव हैं तो मध्य प्रदेश के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाती है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है जो कर्नाटक में सफल रहे हैं रणनीति बनाने में, अन्य क्षेत्रों में उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब उनका भी परीक्षा हो जाती है कि वे दूसरे राज्यों में कितने सफल हो पाते हैं। एक राज्य में सफल हो गई, उनकी रणनीति दूसरे राज्य में होती कि नहीं। और हमने कांग्रेस में भी देखा है कि जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में वो भी देंगे, तमाम तरह के नेता आएंगे, विधायक आएंगे, दूसरे राज्यों से आएंगे, गुजरात से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, लेकिन क्या वो वैसा काम करते हैं क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो रस्म अदायगी करने के लिए आते हैं, चेहरा दिखाने के आते हैं और चले जाते हैं। ये दो अंतर हैं बीजेपी में और कांग्रेस में। कांग्रेस का यदि कोई नेता भी आएगा, बड़ा से बड़ा नेता, तो वो सक्रिय रहता है, फीडबैक देता है। कांग्रेस का यदि कोई आता है तो मुझे लगता है वो होटल में रुक जाता है, चेहरा दिखाता है, रस्म अदायगी करता है और एक ऊपरी तौर पर फीडबैक लेकर देकर चला जाता होगा। उसको इससे कोई सरोकार नहीं है कि मध्य प्रदेश में पार्टी को आना ही चाहिए। लेकिन यदि बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो इतना वफादार है, आप कह सकते हो, इतना संगठन की उसमें क्षमता है या पार्टी के प्रति इतना उसका समर्पण है कि वो आपको बेहतर फीडबैक भी देगा, बेहतर काम भी करेगा। वो धूप में भी जाएगा, वो यदि जरूरत पड़ेगी किसी कार्यकर्ता को नाराज है तो उसको मनाने भी जाएगा। यदि उसके पार्टी के नेता वहां से कहेंगे कि आपको वोटर निकालने के लिए भी जाना है और क्षेत्र में सभा लेना है या मोहल्ले में या कमरा बैठ के लेना है, तो वो भी करने से नहीं हिचकेगा। वो खुद हर जो नेता का जो उपयोग हो सकता है वो पार्टी वो करती है। तो और मुझे लगता है यही उपयोग करने की कोशिश कांग्रेस के सामने एक संकट और भी है ना, कि मान लीजिए उनके जो नेता आते भी हैं, तो अभी तो ये दिक्कत है कांग्रेस में कि जो हम देखते हैं कि एक गुट का नेता है और अगर वो दूसरे गुट के किसी नेता के समर्थक को कुछ निर्देश दे दे तो वो भी नहीं सुनता है। तो जो प्रवासी आएंगे भी तो वो कितनी सुनेंगे। और दूसरा, जो हमने कांग्रेस का प्रवक्ता को आपने सुना कि के मिश्रा को, ये तो प्रवासी पक्षी हैं, उड़ जाएंगे। तो प्रवासी पक्षी उन्हीं को कहा जाता है जो स्थायी डेरा नहीं बनाते हैं, जो समय में आते हैं और उड़ जाते हैं। तीसरी बात कि उनके यहाँ खुद भी तो रणदीप सुरजेवाला से लेकर तमाम सारे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जन आक्रोश में उनके कई राष्ट्रीय सचिव स्तर के नेता घूम रहे हैं और खुद राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अब तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। भाजपा की तरह कांग्रेस में भी अप्रवासियों को जिम्मेदारी चुनाव में दी जाएगी, यह सुनिश्चित है। क्योंकि पिछले चुनाव में, कई चुनाव में इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती रही। अब वो कितना दायित्व अपना निभा पाते हैं ये अलग बात है। अभी ब्रजेश जी ने ठीक कहा, जितना समर्पण के साथ भाजपा के कार्यकर्ता जुटते हैं उतना समर्पण के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जुट पाते, या कांग्रेस के जो जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाते। जबकि कई जगह तो रस्म अदायगी करते हुए देखे जा सकते हैं। जहां तक
बाहरी का सवाल है। बाहरी में मैं तो समझता हूँ कि अभी जन आक्रोश यात्रा उसमें जो लोग आ रहे हैं उनमें रणजीत सुरजेवाला को संगठन का दायित्व है यहाँ, और जो लोग आ रहे हैं उनको सबको निश्चित तौर पे एक जिम्मेदारी के तहत काम सौंपा गया है और वो जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। निश्चित रूप से सिर्फ ये लोग ही नहीं आ रहे हैं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आएंगे मध्य प्रदेश और जन आक्रोश यात्रा में शामिल हो रहेंगे। तो ये सब इन सब बातों का लाभ भविष्य में कांग्रेस को मिलने वाला है। जहाँ तक जिम्मेदारी का सवाल है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी, और कितनी कहाँ से कौन से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी कहाँ से ला नहीं, जिम्मेदारी तो मिल रही है, लेकिन जो हमने बात की जो मौजूदा परिस्थितियां या कांग्रेस में पहले भी देखा है कि उनकी सुनता कौन है और कितनी सुनेगा। हाँ, ये बड़ा संकट है कि जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, जिनको सुधार की या देखरेख की या फीडबैक देने की जिम्मेदारी दी जाती है, उनकी कार्यकर्ता सुनते नहीं। कांग्रेस में ये बड़ा संकट है। हमने तो ये भी देखा है खिलावन जी कि यदि एक नेता की बात सही है, उसका किसी नेता ने प्रभारी ने समर्थन कर दिया तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, स्याही फेंक दी जाती है कांग्रेस में। तो कैसे करें? वो तो बेचारे मजबूरी में ही रस्म अदायगी करेंगे ना, अपनी बेइज्जती कराने थोड़ी नहीं आएंगे यहाँ पे। लोकल के ही बड़े नेता के साथ इस तरह होता है तो बाहरी नेता यदि आएंगे और अतीत में कई उदाहरण है, हनुमंतप्पा हो चाहे नारायण स्वामी हो, ऐसे तमाम सारे नेताओं के साथ इस प्रकार की अभद्रता हमने भोपाल में भी देखी है, हो चुकी है। और ऐसे प्रवासी नेताओं के साथ तो ज्यादा संभावनाएं रहती है कि चुनाव के समय, चूंकि चुनाव के समय आक्रोश होता है और आक्रोश को कार्यकर्ता जो है इसी तरह से व्यक्त कर पाते हैं। और बाहरी नेता को यह भी नहीं पता है कि उसके साथ अभद्रता करने वाला कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है या कोई और है, कोई और बाहरी का। और सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि उसको उसका श्रेय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यदि वो ज्यादा काम भी कर जाएगा, यदि सफलता मिल जाती है तो श्रेय तो कोई और ले जाता है, वहां का नेता ले जाएगा, तो वो क्यों अपनी मेहनत करेगा, अपना पसीना बहाएगा वहां। हमारे उमंग सिंगार उदाहरण है, झारखंड के प्रभारी थे, वो चुनाव में जीत के बाद उनको क्रेडिट नहीं मिला। हाँ, ये भी है। कई जगह होता है, कई जगह ऐसा होता है कि जीत के बाद जब बाहर जाते हैं और चुनाव जिता के आते हैं तो कई कार्यकर्ताओं को या कई नेताओं को जो है वजन नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं। ठीकरा जरूर फूट जाता है, जैसे गोवा का ठीकरा जो है दिग्विजय सिंह पर फूटा। हार जाने पर ठीकरा जरूर फूट जाता है। तो आपने उदाहरण दिया, अच्छा उदाहरण है वो एक। लेकिन बीजेपी में परिस्थितियां दूर होती हैं। यदि पश्चिम बंगाल में किसी ने बेहतर काम किया है तो उन्हें बाकायदा पद दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है और श्रेय भी दिया जाता है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, ये जो क्रेडिट की बात है कि पूरी एक वर्कशॉप हो रही, सब कुछ है, और समर्पण के साथ कई कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो विजयव्रती उनके जाते हैं कि जिनको स्थानीय नेताओं से कोई लेन देन नहीं होता, वो अपने खर्चे पे रुकते हैं, ठहरते हैं, खाने की व्यवस्था, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ऐसा डिवोशन भी तो होना चाहिए कार्यकर्ताओं में। और दोनों तरह के नेता, एक आपने हवा बांधने के लिए नेता भेज दिए, एक आपने वो लोग भेज रहे हैं जो ज़मीनी रणनीति तैयार करेंगे, और एक वो कार्यकर्ता है जो साइलेंट अपना काम कर रहा है, और साथ में संघ का एक बड़ा बैकअप। तो कांग्रेस के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती होगा। ये जो संगठन की क्षमता है बीजेपी की, यही सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। वहाँ कोई एक टीम काम नहीं करती है, बाकायदा बी टीम, सी टीम, डी टीम तक रहती है। हमने जो आपने बात कही है, आरएसएस एक अपने चुपचाप तरीके से काम करता रहता है जमीनी स्तर पर, कहीं शोर शराबा नहीं होता है कि वो कितने अंदर तक कितनी पैठ बना ली उसने। दूसरा, हम देखते हैं कि उसके जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो पन्ना प्रमुख से लेके वो अपना काम करते रहते हैं, उनका कहीं आप कोई जिक्र नहीं आता है। पार्टी जब उनको बुलाती है, सम्मान के साथ जिम्मेदारी देती है, वो पूरी जिम्मेदारी अपने बखूबी निभाते हैं और काम करते हैं शांति से। इसके बाद जो आता है उनके नेता, जो बड़े नेता हैं, वो माहौल बनाने का काम करते हैं। तो उनके पास हर स्तर पर टीम है, माहौल बनाते नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी देते हैं, संगठन अपना काम करता है। संगठन के जो अनुषंगिक संगठन होते हैं, जो सहयोगी संगठन होते हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि आरएसएस, विद्या भारती जैसे कई अनुषंगिक संगठन है, वनवासी परिषद, जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। उनको इस बात की कोई वो नहीं है कि उनको कोई दिशा निर्देश दे रहा है या उनको इसका कोई प्रतिफल मिल रहा है। उनकी समाज सेवा की इच्छा रहती है, वो समाज सेवा इस माध्यम से करते हैं, लोगों को बेहतरी के लिए काम करते हैं, लोगों का उद्धार किस तरह से हो, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हो उसकी कैसे मदद की जा सके। जब सरकार और ये संगठन मिल जाते हैं तो ताकत डबल हो जाती है। शायद हम यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने भी वो चीज़ समझी है, वही चीज़ कमलनाथ जी ने समझी है, जो बार बार कहना पड़ता है उनको कि हमें संगठन से लड़ना है, सरकार से नहीं लड़ रहे हैं वो।
संगठन से लड़ना है, क्योंकि वो लेकिन संगठन जब जो दीपक काम कर रहा है। बावरिया जैसे आदमी ये कहते हैं तो उनको पार्टी विरोध का सामना करना पड़ता है, जबकि वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको अनुशासन सीखना है तो संघ से सीखिए। निश्चित तौर पर किसी से भी आपका विरोधी है, आपका दुश्मन भी है, यदि उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो सीखना चाहिए। यदि आप ये सोचो कि मध्य प्रदेश के का जो हमारा सेना है वो पराजित हो जाएगी, इसके बाद हम दूसरे राज्यों की सेनाओं को भेजेंगे, ये युद्ध का नियम नहीं है ना। युद्ध तो आपको जीतना है, और जीतने के लिए आपके पास जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी शक्ति है, चाहे दूसरे राज्यों में, उनको मैदान में उतारना चाहिए। यदि लोकतंत्र में आपको सफलता हासिल करनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक क्षेत्र की सेना को लगा दिया जाए कि हमारे विरोधियों से हमारा वो चल रहा है, परास्त हो जाएगी, इसके बाद हम दूसरी सेना को उतारेंगे। क्यों आप कमजोर हो? यदि आपको लगता है कि आपका क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका राष्ट्रीय नेतृत्व उसकी सपोर्ट करे। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका दूसरे राज्य में ऐसा नेतृत्व है जो मध्य प्रदेश में आपकी मदद कर सकता है, तो क्यों नहीं उतारा जाना चाहिए? उतारा जाना चाहिए, किस बात का इंतजार है? लेकिन उसके लिए एक संगठन की जरूरत होती है, एक आला कमान, मजबूत आला कमान की जरूरत होती है जो दिशा निर्देश दे सके। यदि हम देख रहे हैं अशोक गहलोत को यदि कोई निर्देश देते हैं तो क्या मान्य हो रहा है वहां पे? क्या आप देखिए कि सचिन पायलट को मध्य प्रदेश में नहीं उतारा जाना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश के वो नेता जो राजस्थान में फायदा पहुंचा सकते हैं उनको वहां नहीं भेजा जाना चाहिए? चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, जब वो अपनी काम में दोनों में रम जाए, इससे पहले उनका उपयोग कर लेना चाहिए, जैसे कि बीजेपी करती है। तो बीजेपी का अनुसरण आप बाकी चीजों में कर रहे हो, सिर्फ कह रहे हो, लेकिन उसका अमल करोगे तो निश्चित तौर पर आप टक्कर देने लायक बन जाओगे, क्योंकि आपको उसी की जिससे मुकाबला करना हो उससे बेहतर बनने की कोशिश करना पड़ेगी, तब जाकर आप मुकाबला कर पाएंगे। ना कि सिर्फ कहने भर से कि वो बेहतर हैं, हमें उनसे मुकाबला करना है, लेकिन उनसे बेहतर बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप मुकाबले में आएंगे और बाजी मार सकते हैं। और उसी हिसाब से आपको रणनीति बनाना होगी, क्योंकि केवल यह कहने से नहीं हो जाएगा कि उन्होंने यात्रा निकाली और हम भी यात्रा निकाल रहे हैं, या कोई घोषणा उन्होंने कर दी हम भी कर रहे हैं, या प्रवासी उन्होंने बुलाया तो हम भी बुला लें। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो नेपोलियन ने कहा था कि अगर आप एक ही दुश्मन से बार बार युद्ध लड़ते हैं तो अपनी सारी रणनीति उसको सिखा देते हैं। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच यही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब सारी रणनीति एक दूसरे को पता है दोनों की, तो फिर आपको एक नई रणनीति के साथ नए युद्ध क्षेत्र में उतरना होगा, और वो नई रणनीति लेकर बीजेपी फिलहाल मैदान में उतरती दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस इसकी क्या काट निकालती है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।